हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 25 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम इतिहास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के बारे में बच्चों हम 2 वर्कशीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हमारी रूसी क्रांति के बारे में 3rd वर्कशीट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एंट्री बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने शिक्षक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 1 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम इतिहास के पॉइंट्स पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव। क्या क्या सामाजिक और आर्थिक बदलाव है बच्चों, मैं आपको बता दूं। जो भी क्रांतियां होती हैं उन सभी क्रांतियों के कारण, क्रांतियों के समाप्त होने के बाद, चाहे वो सफल हों या असफल हों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में बदलाव आते ही हैं। अब जो रूसी क्रांति हुई थी, इससे सामाजिक और आर्थिक क्या क्या बदलाव आए थे। 20वीं सदी के आरंभ तक रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी। ठीक है, किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी ना, जहां लगभग 85% लोग कृषि से जुड़े हुए थे। पूरी तरह कृषि पर आधारित हो गई, 85% लोग कृषि पर आधारित थे। परंपरा के रूप में अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि कम्यून का मतलब हो गया मीर को सौंपकर सामूहिक खेती करते थे। बड़े जमींदारों को कुलक कहा जाता था। बड़े जमींदारों को क्या कहते थे? कुलक कहते थे, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। तो ये जमींदार नहीं चाहते थे कि जो किसान हैं वो सामूहिक खेती करें। देहात में बड़ी संपत्तियों और जमीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। ठीक है, तो ये क्या था? ये सामाजिक और आर्थिक वहाँ की स्थिति है। ठीक है, ये क्या है? वहाँ की स्थिति है। रूसी क्रांति के बाद जो वहाँ का समाज था, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति इसमें बताई गई है। अब देखो, रूस में औद्योगिकरण, किस तरह से औद्योगिकरण हुआ था? यूरोप के मुकाबले काफ़ी देरी से आया। रूस में यूरोप के मुकाबले, ठीक है, यूरोप महाद्वीप के मुकाबले जो औद्योगिकरण है वो काफ़ी देर से आया था। 1880 और 1990 के दशकों में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। तो देखो, औद्योगिकरण में क्या हुआ था कि मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ? उद्योग और कारखाने स्थापित हुए थे। ठीक है, कारीगर वर्कशॉप में और मजदूर कारखानों में काम करते थे। कारीगर अपने आप को कारखाना मजदूरों से श्रेष्ठ मानते थे। कारीगर जो होते थे वो कैसे? मजदूरों से अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, और रेल मार्गों के विस्तार से लो इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग भी विकसित होने लगे थे। मतलब रेल मार्ग का भी वहाँ पे विकास हो चुका था, रेलें भी चलने लगी थी। तो इससे क्या हुआ? लो इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग भी विकसित होने लगे थे। ठीक है, रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ। जो औद्योगिकरण था वो किस तरह से, मतलब उद्योगों की शुरुआत किसने की? पूंजीपतियों ने अपनी निजी संपत्ति के रूप में उद्योगों की स्थापना की। मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटे की पारियों में काम करना पड़ता था। मतलब दिन में कम से कम 12 घंटे, नहीं तो उसे 15 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता था मजदूरों को। महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा मिलता था, महिलाओं को कम मिलता था। मजदूरों की दशा बहुत शोचनीय थी, बहुत खराब स्थिति थी मजदूरों की। उसमें अक्सर बेहतर सुविधा और अधिक वेतन का असंतोष रहता था। मजदूर बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती थी और वेतन भी उनका कम होता था। ठीक है, कम वेतन होता था तो वो अधिक वेतन के लिए हमेशा चिंतित रहते थे कि कब उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। मजदूर संघ भी बनाए जाने लगे और मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन होना तो आम बात हो गई थी। फिर क्या हुआ? रूस में क्रांति हुई थी, औद्योगिकरण हुआ था, इसके बाद जो मजदूर संघ थे वो बनाए जाने लगे थे। ठीक है, और लोग मांग रखने लगे अपनी और हड़ताल और प्रदर्शन भी करने लगे। शुरू में माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, किंतु लेनिन के नेतृत्व में, बच्चों आपको याद है हमने पहले वर्कशीट पढ़ी थी, उसमें बताया था कि जो रूसी क्रांति थी उसका जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो लेनिन ही थे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों में एकजुटता और अनुशासन का अभाव है, इसलिए क्रांति की बागडोर किसानों के हाथ में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सब हमने क्या पढ़ा? रूस में औद्योगिकरण पढ़ा, किस तरह से औद्योगिकरण हुआ और वहाँ पर औद्योगिकरण का रूसी जनता पर या रूसी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में बच्चों लाखों लोग मारे गए थे, है ना, और जो रूसी सेना थी वो हार गई थी। तो उससे रूस पर क्या प्रभाव पड़ा था? युद्ध के कारण रूस में जर्मनी विरोधी भावना प्रबल हो गई। जर्मन का विरोध करना रूस ने ज़्यादा उचित समझा और जर्मन का विरोध ही किया उन्होंने। सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था, सेंट पीटर्सबर्ग क्या था? जर्मन नाम था, का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। ठीक है। अब जर्मनी से इतनी नफरत हो गई थी कि जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम था वो भी पेट्रोग्राद कर दिया, वो नाम भी चेंज कर दिया था। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी। लाखों लोग मारे गए, लाखों अपने ही देश में शरणार्थी हो गए थे। ये देखो ये सब क्या था? ये प्रभाव था। प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस ने भाग लिया था तो रूस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था? लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं पॉइंट्स। और रूसी सेना कठिन युद्ध कर रही थी। रूसी सेना जो है बहुत युद्ध में व्यस्त रही थी बहुत लंबे समय तक। कहाँ कहाँ? पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर। और इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो गए थे। हारती हुई रूसी सेना पीछे हटती हुई फसलों इमारतों को नष्ट करती हुई जा रही थी। जो रूसी सेना थी वो हार गई थी और फसल और इमारतें बहुत युद्ध में नष्ट हुई थी। दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग चौपट हो गए थे। रूसी शासकों से जनता और सेना का भी असंतोष बढ़ गया था। रूसी शासकों से जो वहाँ की जनता थी और सेना थी उसमें बहुत अधिक असंतोष बढ़ गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1917 की क्रांति। 1917 की क्रांति में क्या हुआ था? फरवरी 1917 में भीषण सर्दी में पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई थी। ठीक है, अनाज कम पड़ गया था मजदूरों के लिए। मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। देखो आपको पॉइंट्स डाल के लिखना है और पॉइंट्स में ही लर्न करने हैं। मजदूरों ने हड़ताल की थी, महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया था। जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के प्रयासों को पुरजोर विरोध भी शुरू किया गया, है ना। जो वहाँ की ड्यूमा थी, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, इसी तरह से ड्यूमा को भंग करने का प्रयास किया उसने, भरसक प्रयास किया। और 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर बगावत कर दी। और फिर रूसी सेना जो थी उसने मना ही कर दिया कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे। मजदूरों और सैनिकों की बनाई सोवियत ने 2 मार्च को अंतरिम सरकार बनाई। ठीक है, मजदूरों ने और सैनिकों ने मिलकर कौन सी सरकार बनाई? अंतरिम सरकार बनाई और जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। उस अंतरिम सरकार का ये फैसला था कि जार को अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। देश का शासन चलाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनी संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया। देश के शासन को चलाने के लिए, है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब जैसे वयस्क व्यक्ति की जो उम्र होती है जैसे 18 वर्ष की है, तो इसी तरह से उन्होंने निर्णय लिया कि वो संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया उन्होंने। पेट्रोग्राद क्या था बच्चों? जो जर्मन नेम था सेंट पीटर्स का, वही बदल के पेट्रोग्राद रखा था। तो पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में 500 से अधिक सोवियत चुनी गई थी। देहातों में किसान जमीन के बांटने पर जोर देने लगे थे। जो 1917 की क्रांति थी उसके बाद क्या हुआ था? गांव में जो किसान थे वो जमीन के बांटने पर जोर देने लगे कि हमें जमीन बांट कर दीजिए। इस प्रश्न पर अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच भारी मतभेद सामने आए। मतलब अंतरिम सरकार और जो बोल्शेविक थे वो ये नहीं चाहते थे कि जमीन जो है वो किसानों में बांट देनी चाहिए। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने ट्रोटेस्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया था। क्या हुआ था? अक्टूबर 1917 में, ये लाइन आपको याद रखनी है। लेनिन ने, जो रूसी क्रांति के मुख्य कर्ता धर्ता थे, उन्होंने ट्रोटेस्की के नेतृत्व में, ठीक है, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। मतलब कि जब जार ने उस सत्ता को, शासन को छोड़ दिया तो किस किस ने शासन संभाला? पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी ने वहाँ का शासन संभाला।
24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये किसका परिणाम था? 1917 की क्रांति का था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव। बोल्शेविकों ने क्या बदलाव लाए? बैंकों उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, जमीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया, पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी, किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी, शहरों में बेघरबारों मजदूरों के लिए आवास की सुविधा बनाई गई। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ये क्या थे? बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव थे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मैं चाहती हूँ कि आप जो वीडियो है इसे 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी क्लासेस तो कंटिन्यू है नहीं। आप वर्कशीट को 2 बार अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब हम इस पैसेज के आधार पर जो भी हमने पढ़े थे पॉइंट्स, उनके बेस पर प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए? तो बच्चों हमने आर्थिक बदलाव देखे थे कि फैक्ट्री और उद्योगों का विकास किया गया था। अभी मैं आपको लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। रूसी उद्योगीकरण की मुख्य विशेषताएं। प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया और बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किन बदलावों की घोषणा की? तो बोल्शेविकों की घोषणा तो इस पैसेज में थी। पहला प्रश्न का आंसर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए? तो देखो आंसर, रूसी समाज में 20वीं सदी में अनेक आर्थिक बदलाव आए। पहला क्या था? कुलीन जमींदारों सामंतों व पूंजीपतियों का आर्थिक सत्ता समाप्त हो गई थी। ठीक है, जो कुलीन जमींदार थे और जो सामंत थे और पूंजीपति थे, उनकी आर्थिक सत्ता समाप्त हो गई थी। दूसरा देखो, मजदूर व किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था। मजदूर और किसानों ने मिलकर एक अंतरिम सरकार का भी निर्माण किया था। आपको याद होगा, अभी हमने वर्कशीट में ये डिस्कस किया था। मजदूर और किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था। थर्ड पॉइंट है, रूसी किसानों को भूमि मिली जिस पर कृषि कार्य शुरू किया गया। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट है, तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित किए गए थे। और फिफ्थ पॉइंट है, रेल मार्गों के विस्तार से लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीन उद्योग विकसित किए गए। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं? रूसी समाज में आए आर्थिक बदलाव हैं। ठीक है, जो 20वीं सदी में आर्थिक बदलाव आए थे वो ये सभी बच्चों मैंने यहाँ पॉइंट्स के फॉर्म में दिए हैं, तो जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। अब प्रश्न नंबर 2 चल पढ़ते हैं। रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। देखिए, रूसी औद्योगिकरण के द्वारा महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। ये इसकी मुख्य विशेषता थी औद्योगिकरण की। और दूसरा देखो, मजदूरों की दशा शोचनीय थी और उनमें बहुत अधिक असंतोष भी था। है ना, रूस में जो औद्योगिकरण किया गया था तो उसमें क्या था? जो सामंत थे वो निजी उद्योग स्थापित कर रहे थे, है ना, सरकार के द्वारा बनाए गए उद्योग नहीं थे। सामंत थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, वो निजी उद्योग स्थापित कर रहे थे। तो उसमें वो क्या करते थे? पुरुषों को अधिक वेतन देते थे, महिलाओं को कम देते थे। मजदूरों की स्थिति बहुत शोचनीय रहती थी, उनमें बहुत अधिक असंतोष रहता था। थर्ड पॉइंट है, रूसी औद्योगिकरण के द्वारा गैर कृषि रोजगारों में वृद्धि हुई थी। ठीक है, मतलब पहले आपने इसमें पढ़ा, वर्कशीट के शुरू में ही हमने पढ़ा था कि 85% जनता कृषि पर आधारित थी। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ था तो कृषि से हटकर कुछ और भी रोजगारों की वृद्धि हुई। ठीक है, उद्योग बने, उद्योग खुले, बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी, तो उसमें मजदूरों को भी रोजगार मिला, है ना, सामान लाने ले जाने वाले व्यक्तियों को भी रोजगार मिला। इस तरह से बेरोजगारी की भी समस्या दूर हुई और कृषि रोजगारों में वृद्धि भी हुई, गैर कृषि रोजगारों में भी वृद्धि हुई। फोर्थ पॉइंट है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया गया था। फिफ्थ है, औद्योगिक उत्पादन में निवेश की अपेक्षा भूमि व्यापार को प्राथमिकता दी जाती थी, जो औद्योगिकरण के बाद कम हो गई। ठीक है, औद्योगिकरण के बाद कम हो गई। पहले क्या था? भूमि के व्यापार को महत्व दिया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ? उसी जमीन पर उद्योगों की स्थापना हो गई, है ना, तो भूमि व्यापार कम हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया? जो रूसी क्रांति के लिए विश्व युद्ध ने,
है ना। रूस में जो क्रांति हुई थी वो क्योंकि उसमें रूस ने भाग लिया था, जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें रूस ने भाग लिया था, लेकिन रूस मतलब रूस को असफलता मिली थी उसमें, है ना। तो असफलता मिली थी तो रूस की जनता और सेना और वहाँ के सभी लोग मतलब बहुत परेशान हो गए थे। और तो वहाँ पे जब असंतोष की भावना फैली तो वो क्या था, वो क्रांति के लिए एक आधार बन गया था। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। विश्व युद्ध के कारण रूस में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। कौन कौन सी? कृषि के लिए किसानों व मजदूरों की कमी हो गई थी, ठीक है, किसान और मजदूरों की कमी हो गई थी। दूसरा देखो, जनता व सेना में असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। थर्ड है कृषि व्यापार व उद्योग चौपट हो गए थे। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर रूसी सेना का युद्ध लड़ना कठिन हो गया था। हमने पढ़ा था कि जो रूसी सेना थी वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लगातार युद्ध लड़ती रही थी, और लास्ट में क्या था, जब सेना हार गई थी तो सेना ने युद्ध भी लड़ने से इनकार कर दिया था। और जब हारते हुए पीछे की तरफ बढ़ती रही सेना तो उससे बहुत सारी इमारतें, बहुत कृषि फसल सब नष्ट हो गई थी। तो इस तरह से कृषि व्यापार और उद्योग बहुत चौपट भी हो गए थे। जब इतना ज़्यादा असंतोष हो गया था रूस में तो उसी का परिणाम था कि रूसी क्रांति हुई थी। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किस किस बदलाव की घोषणा की थी? तो पहला है पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी गई थी। सेकंड पॉइंट है शहरों में मजदूर और बेघरों के लिए आवास की व्यवस्था की घोषणा की गई थी। बोल्शेविकों ने सुधार किए थे ये सभी। थर्ड पॉइंट है बैंकों व उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की गई थी। और फोर्थ पॉइंट है जमीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया गया था। तो बच्चों आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।